म्यूजिक शुड बी अलाउड और नॉट? यस डेफिनेटली, आप म्यूजिक भी सुन सकते हैं व्हाइल स्टडिंग, टेबल पे म्यूजिक आप सुन सकते हैं, लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा कि जो आप म्यूजिक सुनेंगे वो म्यूजिक जो है ज्यादातर इंस्ट्रूमेंटल अगर आप यूज करेंगे तो बेहतर होगा, लेकिन अगर उसमें लिरिक्स होगा तो डेफिनेटली जो आप कंटेंट पढ़ रहे हैं और उसकी जो लिरिक्स आ रही हैं वो आपस में जो है कंपाउंडिंग होना चालू होगी। इससे जो है वो ब्रेन के कुछ स्पेस में वो म्यूजिक रिकॉर्ड होती है, तो आपकी जो स्पेसिंग है वो कम पड़ सकती है, शेयरिंग हो जाती है, आपकी स्पेस की शेयरिंग हो जाती है। या तो फिर ऐसा लिरिक्स जो आपको बहुत ऑलरेडी बहुत अच्छे से आता हो, जो डब्ड हो आपके ब्रेन पर, तो फिर वो जो हो सकता है कि ना होगा, लेकिन फिर भी इमोशनली आप उस पर रिएक्ट कर सकते हैं या आप उसमें जा सकते हैं, इसलिए आपका थोड़ा टाइम लॉस होगा। बेटर होगा इंस्ट्रूमेंटल यूज करिए और बहुत स्लो साउंड में उसको रखिएगा और तब आप म्यूजिक करते हैं। म्यूजिक से फायदा ये होता है कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो उसमें एक इमीडिएट जो परफॉर्मिंग स्ट्रेस जो आपको आता है या जो आपको उसमें जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जब समझ में नहीं आता है, तब उस वक्त वो म्यूजिक जो है आपके ब्रेन को थोड़ा सूदिंग फील कराती है, एक फील गुड फैक्टर आपके दिमाग में लगता है और उस कारण से जो स्ट्रेस उस वक्त में आना चाहिए वो स्ट्रेस किल हो जाता है। इससे आपका जो इमोशन है वो बैलेंस रहता है, नॉर्मल रहता है, सेट रहता है और डेफिनेटली इससे आपको फायदा पहुंचता है। तो आप म्यूजिक भी जरूर सुन सकते हैं। लास्ट मोमेंट स्टडी, यानी कि कुछ लोगों की आदत है कि एग्जाम हॉल में जाकर भी फिर वो इन्वॉल्व हो जाते हैं पढ़ाई में, तो 15 मिनट पहले आप जो है अपनी पढ़ाई रोक दें और उस वक्त अपने ब्रेन को एकदम कूल रखें, क्योंकि जो आपने पढ़ाई की है, जो आपने डेस्कटॉप पर, अपने माइंड टॉप पर जो आपने फाइल सेव की है, वो फाइल एकदम सेम जगह पर होनी चाहिए, क्योंकि जब आप रिकॉल करते हैं तो वो आपको जल्दी से मिल जाती है। लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन आप रिएक्ट कर जाए लास्ट टाइम में, आप एग्जाम हॉल के बाहर अक्सर ये होता है कि कोई लड़का या कोई आपका दोस्त या कोई अजनबी आपको ये बता देता है कि ये क्वेश्चन जरूर आने वाला है, वो इतना कॉन्फिडेंट होता है कि जैसे लगता है कि क्वेश्चन पर उसने सेट किया हो और आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और उसको अगर आप याद कर लें बहुत तेजी से, अगर आप याद करते हैं तो आपके जो ब्रेन टॉप पर जो आपने फाइलें सेव की हैं उनकी जो स्पेस है वो गड़बड़ होते हैं, इससे आपकी रिकॉलिंग कम हो जाती है और डेफिनेटली आप थोड़ा एंग्जाइटी और एग्रेशन में आ जाते हैं, जिससे आपकी आप जरा घबरा जाते हैं, इससे आपकी इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो उसको भी फर्क पड़ता है। तो आप लास्ट मोमेंट में कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, हाँ आप रिएक्ट मत करें और ज्यादातर आप उसमें खामोश रहें और अपनी बस आप ये काम कर सकते हैं कि मन ही मन एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग मेथड कैसा होगा, आप क्या चीज करेंगे, कौन से क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे, ये सब कुछ अगर करेंगे तो बेहतर होता है। तो लास्ट मोमेंट स्टडी बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपका बहुत लॉस होता है। नाउ सॉल्यूशन मैनेजमेंट, या एग्जाम में किस तरह हम पेपर को सॉल्व करें। याद रखिएगा जब आप एग्जाम में जाएं तो पेपर जब आपके हाथ में आता है तो याद रखिएगा सबसे पहले उसको हमें सॉल्व करना चाहिए ABCD से। हमने बताया था आपको कि पढ़ाई करना चाहिए DCBA से, यानी कि लीस्ट नोन, अननोन, लीस्ट नोन, लेस नोन से। लेकिन जब आप पढ़ाई एग्जाम में जब सॉल्व करने जाएं तो उल्टा करेंगे, आप ABCD से सॉल्व करेंगे। ए माने सबसे पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि आपका बेस्ट नोन है, इसके बाद लेस नोन है, इसके बाद लीस्ट नोन है, उसके बाद अननोन को ट्राई कर सकते हैं आप। और अगर दो क्वेश्चन हो जो दोनों ए हो, दोनों बेस्ट नोन क्वेश्चन हो, उसमें से ज्यादा नंबर वाले जो क्वेश्चन उसको पहले सॉल्व करें। अगर मान लीजिए कोई पहला क्वेश्चन इस तरह का हो जो आपका बी हो, यानी कि लेस नोन क्वेश्चन हो, अगर उसको आप सॉल्व करने चले जाएंगे तो डेफिनेटली आप वो थोड़ा लेस नोन है तो आपको थोड़ा मिसिंग होती है, तो वहां पर आप थोड़ा टाइम ज्यादा दे देते हैं उसको रिकॉल करने में। या कोई ऐसा क्वेश्चन आप ले लेते हैं जो आपको ठीक तरह नहीं पता, उसको आप सॉल्व करना शुरू करते हैं तो उसको सॉल्व करते करते आप कहीं ना कहीं जाके फंस जाते हैं। फंसने के कारण आपको रुकना पड़ता है, रुकने के कारण आपको याद करना पड़ता है, रिकॉलिंग आपकी टाइम लगा देती है और उसके कारण से आप में एक जरा से एक पैनिक होते हैं आपके, आपसे नहीं बन रहा है, टाइम खराब हो रहा है आपका। इसके बाद जो आप दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं जो आपका बेस्ट नोन क्वेश्चन होगा, आप उस क्वेश्चन को एडिट कर देते हैं टाइम मैनेज करने के लिए। आपको लगता है कि काफी टाइम चला गया तो जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश करते हैं आप। इस तरह से जो क्वेश्चन नहीं आता है वो तो आपको नहीं आता है, इसलिए उसको सॉल्व करने से आपको एक नुकसान होता है कि एक तो वो भी नहीं बना और जो बनने वाला था आपका वो भी नहीं बना। तो खास ख्याल रखिएगा। और ABC यानी कि बेस्ट नोन, लेस नोन और लीस्ट नोन तीनों क्वेश्चन बना दीजिए पहले आप, उसके बाद एक बार उसको क्रॉस चेक कर दीजिए, इसके बाद टाइम बचेगा तब जाके आप अननोन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एंटरिंग एग्जाम हॉल, जब आप एग्जाम हॉल में एंटर करते हैं, खासकर वो बच्चे जो बोर्ड एग्जाम वाले और जिनके सेंटर कहीं दूसरे स्कूल में है, तो वो खास बात ध्यान रखेंगे कि जब वो आप एग्जाम में एंटर करते हैं तो वहाँ एक इन्विजिलेटर होते होंगे और वो अक्सर इन्विजिलेटर्स जो हैं वो जो कि बहुत बिजी रहते होंगे, तो शायद वो आपको ठीक तरह से वेलकम नहीं करते हैं या फिर आप जो उनको विश करते हैं वो जवाब नहीं देते हैं। उनमें से कुछ लोग तो शायद बहुत हाई टोन में बात कर देते हैं या कोई रफ टोन में बात करते हैं, या कोई जो रूल्स और रेगुलेशंस पढ़ते हैं उसको वो थोड़ा सा बहुत टफ टोन में पढ़ देते हैं, जिससे कि थोड़े बच्चों को फोबिया आ जाता है और वो फोबिया के कारण में बच्चे जो हैं उनकी जो रिकॉलिंग स्पीड है उस पर फर्क पड़ जाता है।
इसलिए जब आप एग्जाम हॉल एंटर करें तो आप इस बात को ज़्यादा ध्यान मत दें कि वो आपसे कैसे बिहेव कर रहा है, उसके बिहेवियर को आप रिएक्ट मत करें, आप बस कूलली जाइए, आप चाहें तो उसको विश करें और अपने टेबल पे चले जाएं और बैठ जाएं और अपने साथ अपने जो आपकी स्ट्रेटेजी के साथ आप बात करते रहिए और जब आपके हाथ पे एग्जाम पेपर आ जाए तो सीधे आप पेपर सॉल्व करना चालू कर दें। डेफिनेटली इंस्ट्रक्शंस आप सुन सकते हैं, इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद इंस्ट्रक्शन आप नॉर्मली सुनिए इंस्ट्रक्शंस को और उसके बाद फिर आप जो है अपने सोल्यूशन सिस्टम को आप प्ले कर दीजिए, ऑन कर दीजिए और उनके बिहेवियर के साथ आप रिएक्ट मत करें। और इसी दरमियान कभी ऐसा भी होता है कि एग्जाम के अंदर में कोई ना कोई किसी को वो डांटते हैं, जोर से चिल्ला देते हैं, इससे भी दूसरे बच्चों को बहुत जबरदस्त फर्क पड़ता है। तो आपको अगर वो किसी और के साथ कुछ बिहेव कर रहा है या उसको डांट रहा है, कोई एक्शन ले रहा है तो उस पर आपको रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने काम में लगे रहिए क्योंकि आपने गलती नहीं की है, इसलिए आपको कोई जरूरत नहीं है कि अपना टाइम उसके साथ शेयर करें क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। साल भर की पूरी मेहनत का परीक्षण चल रहा है, इसलिए आप याद रखिएगा कि आपका एक सेकेंड भी कहीं भी ना जाए, पूरी तरह से आप अपने पेपर को सॉल्व करने में मगन रहिए। ड्रेस कोड, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं घर में उस वक्त आपका ड्रेस कैसा होना चाहिए तो याद रखिएगा कि आप अपने लूज फिटिंग के कपड़े पहने और कॉटन कपड़े ज्यादा पहनिए, इससे आपको इरिटेशन नहीं हो। कोई भी एकदम टाइट शर्ट या एकदम टाइट पैंट या टेरी कॉटन पैंट इस तरह के कपड़े मत पहने, इससे डेफिनेटली आपको इरिटेशन होती है लंबे समय तक पढ़ने के लिए। कॉटन ड्रेस पहनिए, कूल रहिए, लूज फिटिंग शर्ट, लूज फिटिंग पैंट पहनिए, इससे आप काफी देर तक कंफर्टेबल रह सकते हैं। इससे भी आपके पढ़ने में जो डिस्टर्बेंस है वो नहीं होगा और आप कंफर्टेबल फील करेंगे, जिस कारण से आप सूथिंग फीलिंग करेंगे और आपकी पढ़ाई जो है नॉर्मली आगे बढ़ते रहेगी। बैठ कर बहुत देर तक मत पढ़े क्योंकि जानते हैं अगर बहुत देर तक अगर बैठ के आप पढ़ाई करते हैं तो डेफिनेटली आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है खासतौर पर जो पैर के पास पैर में वो काफी उसमें इफेक्ट होता है। तो आप वॉक एंड टॉक यानी घूमते रहिए, पढ़ते रहिए, वॉक एंड स्टडी करते रहिए आप, तो जब उससे आपको फायदा मिलेगा, चेंज मिलता है आपको, इससे आपको याद भी जल्दी होता है और आपको अच्छा भी लगता है, आपको चेंज मिलता है, बोर्डम दूर हो जाता है। और खासतौर पर आप जब घूमते रहेंगे तो आप ये भी करेंगे जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज यूज करें, थोड़ा एक्सप्रेशन यूज करें, थोड़ा सा अपनी साउंड कुछ क्वालिटी को अच्छी करें, तो क्योंकि एकदम स्टैचू होके पढ़ने से भी जो है आपको एक बोर्डम आती है और इससे आपका जो रिटेंशन है वो थोड़ा उस पर फर्क पड़ता है। इसलिए बेहतर होगा कि ये तरीके आप अपना के देखिए, आपको काफी फायदा पहुंचेगा। डेड वॉल के पास मत पढ़िए, डेड वॉल के पास पढ़ने से कुछ देर के बाद फिर जो है आपको फ्रेमिंग्स नई मिलती हैं, इससे भी आपको एक थकावट आ जाती है बहुत जल्दी और आप थोड़े निरस्ता आ जाती है इसमें। इसलिए आप जो जहाँ पढ़े तो वो डेड वॉल ना हो, उसमें थोड़ी ओपनिंग्स हो जो जिसमें कि आप कुछ बाहर के जो नज़ारे हैं वो भी आपको थोड़े थोड़े दिखते रहे, या हवा एटलीस्ट फ्रेश एयर जो है उसका मूवमेंट वहां से फ्रेश एयर की मूविंग होती है वहां से, तो इससे आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। टेम्परामेंट, जी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम के टाइम में आपका जो टेम्परामेंट है उसको बहुत कंट्रोल रखिए, जो है इमोशनली बहुत रिएक्ट मत करिए। आपको बहुत ही टेम्परामेंट अपना कूल रखना है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा घंटे आप पढ़ाई कर सके। एक बार भी आप टेम्परामेंट आप हाई ले जाते हैं या रिएक्ट कर जाते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, तो इससे होता यह है कि अगर एक हॉट टॉक हो जाए किसी के साथ तो न केवल आपका माइंड जो है फ्रेमिंग बिगड़ जाती है और आपका जो माइंडसेट है वो टूटता है, उसके अलावा आपकी जो एफिशिएंसी है लर्निंग वो कम हो जाती है। इससे नुकसान बहुत होता है कि जो आप पहले याद किए हैं उन सबकी रिकॉलिंग स्पीड कम हो सकती है, उन सबकी जो फॉरगेटिंग हो सकती है। इसलिए बहुत बेहतर है कि अपना टेम्परामेंट बहुत कूल रखें, एग्जाम तक सारी बातों को पेंडिंग रख लें, एग्जाम जब हो जाए तो फिर उन सब बातों को आप अपने सिस्टर से, ब्रदर से या दोस्तों से फिर लड़ लीजिएगा, फिर आप उसको सेट कर लीजिएगा या आप कंप्रोमाइज कर लीजिएगा, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं। मैथ्स शुड बी फर्स्ट सॉल्व्ड इन माइंड। मैथ्स को बहुत ज्यादा लिख के देखने की जरूरत नहीं है। अक्सर आप लोग शायद ये करते रहे होंगे कि मैथ्स सबसे पहले आप लॉजिक डेवलप करिए कि इस क्वेश्चन को पहले रीड करिए ठीक से, उसके साथ टॉक करिए, उसकी लॉजिक डेवलप करिए, उसका आउटलाइन फ्रेम करिए। इसके बाद जब वो फ्रेमिंग हो जाए इसके बाद फिर आप कॉपी में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक बात और याद रखिएगा कि मैथ्स बुक में बहुत से क्वेश्चंस होंगे, आप सब तो सॉल्व नहीं कर सकेंगे, तो आप केवल उस एक्सरसाइज में से चुनिए कि कौन कौन से डिफरेंट नेचर ऑफ प्रॉब्लम है। तो हो सकता है एक्सरसाइज में खाली 4 या 5 डिफरेंट नेचर ऑफ प्रॉब्लम होंगे, तो वो डिफरेंट नेचर ऑफ प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व कर देंगे तो डेफिनेटली आपने पूरा एक्सरसाइज को समझ लिया है। लेकिन अगर आप लाइन से एक ही नेचर ऑफ प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा सॉल्व करेंगे और किसी दूसरे नेचर ऑफ प्रॉब्लम को छोड़ देंगे तो पूरी प्रैक्टिस आपकी नहीं होती है। इससे आप जो एग्जाम में जो है आपको थोड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि पूरा मैथ्स तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए क्विक मेथड है जिससे आपको बहुत जल्दी फायदा पहुंचेगा। सोशल स्टडीज बहुत लंबा होता है, बहुत लेंथी होता है, लेकिन एक बार रखिएगा सोशल स्टडी को आप जो उसके की वर्ड है उसको आप पहले समझ लीजिए और उसको आप हिंदी में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। हिंदी में रिकॉर्ड करके आप सेव कर दीजिए व्हाइल राइटिंग ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन कवरिंग द होल कोर्स ऑफ सोशल स्टडीज। You are writing in the exam,
आपके जो आंसर का वॉल्यूम है इट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मार्क्स। आप जरूर देखें कि आपके टीचर ने जो नोट्स लिखाए हैं, हो सकता है वो क्वेश्चन का आंसर बहुत लंबा हो, लेकिन जब एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछा गया हो तो उसका एक पार्ट या सब पार्ट पूछा गया होगा। तो सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन बनाने जाएं तो जरूर देखिए कि वो कितने मार्क्स का है, तो उस हिसाब से मार्क्स आपका कंटेंट लिखना चाहिए। कई बार क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, इसलिए बच्चे जो है उसको खुश होकर ज्यादा लिख देते हैं। हो जाता है क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा गया, 2 नंबर का पूछा गया, लेकिन हमको क्योंकि वो ईजी है, हमको आता है, इसलिए हम पूरा आंसर बख्यान करते हैं, जबकि उसमें 2 मार्क्स से ज्यादा आपको मिलने वाला नहीं, जबकि आपके पास टाइम कम पड़ जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, बहुत स्मार्टली काम करिएगा। पहले जब क्वेश्चन पढ़ेंगे उसका मार्क्स भी देखा करिए कितने मार्क्स का है, उस हिसाब से क्वेश्चन को एडिट करिए और उतना ही लिखिए जितना कि पूछा गया है। लॉन्ग आंसर्स, अक्सर छोटी क्लास के बच्चों को लॉन्ग आंसर्स याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, उसके कारण उनका काफी माइंड डिस्टर्ब होता है और उनकी पढ़ाई लॉसेस होती है, उसमें काफी टाइम वो लगा देते हैं, वो लॉन्ग आंसर को याद नहीं होता है। तो आप जब आपके पेरेंट्स जो है आपको हेल्प कर सकते हैं, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो हेल्प करें, जो आंसर बहुत लॉन्ग हो तो उसको आप जो है डिवाइड कर दे 2 पार्ट में। जैसे अगर क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, राइट अबाउट द सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ द विलेजेस, तो इसमें एक आंसर देगा जिसमें एक पार्ट सोशल कंडीशन बारे में बोलेगा, दूसरा पार्ट इकोनॉमिक कंडीशन बारे में बोलेगा। तो आप बच्चे को सोशल कंडीशन अलग से याद कराइए, इकोनॉमिक कंडीशन अलग से याद कराइए, एंड आस्क देम व्हाइल राइटिंग जॉइन द आंसर्स। इस तरह से 2 अलग अलग पार्ट को याद कर लेंगे और लिखते समय उसको वो एक साथ लिख देंगे। इससे जो है उनको जो प्रॉब्लम आ रही है, जो टेंशन आ रही है, वो काफी हद तक खत्म हो जाएगी। And with this we come to the end of this episode, which was dedicated to you, dear student. We hope that this will definitely help you in solving and resolving your problems, worries to some extent, and definitely will make you an exam confident. And we request you that stop chatting on the Facebook, stop sitting on the Facebook and start facing the books. Very high time for you. जब घर जाइए और अपनी पढ़ाई शुरू करिए, ये सारे मेथड अप्लाई करिए और देखिए आपको जरूर फायदा पहुंचेगा। आपको कुछ सॉल्यूशंस मिलेंगे, आइडियाज मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर कोई और दूसरी प्रॉब्लम आपकी होती है, कुछ और प्रॉब्लम अगर है, तो डेफिनेटली you can call us on 9425204786 at any time, or you can come to meet us at any time. We are always there to help you. Thank you very much. It's all signing off. Syed Fazil. Thank you very much.